सभी को नमस्कार। और आज मेरे YouTube चैनल आशुतोष तिवारी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक विज्ञान कक्षा 6 जिसमें दूसरा ये इकाई है और इस इकाई का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। पदार्थ एवं पदार्थों के समूह में हम लोग 3 चीज़ें ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहला, पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है और इसका आधार, विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, और जो सबसे महत्वपूर्ण है जो आगे की कक्षाओं में भी आपको काम देगा वो है अणु एवं परमाणु का संक्षिप्त परिचय। बच्चों, जब आप स्कूल से घर या घर से स्कूल आते हो तो घर के आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं, जैसे तख्त, कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे आदि। इतनी सारी चीज़ें आप अन्य भी चीज़ें देखते हुए आते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं और कुछ प्रकृति में पाई जाती हैं। ये सभी पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम एहसास कर सकते हैं या किया जा सकता है, वो पदार्थ कहलाती है। इन शॉर्ट ये हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें कुछ न कुछ भार होता है। प्रत्येक वस्तु जिन पदार्थों से बनी होती है उनको पहचानने का प्रयास करिए। देखिए सामने जो चित्र में दिया हुआ है, जैसे खुरपी लोहे की एवं लकड़ी से बनी हुई है। हम देखते हैं कि जो वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, तथा ऐसा भी होता है कि एक वस्तु कई पदार्थों से भी मिलकर के बनी हो सकती है। अर्थात कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं 2 या 3 पदार्थों से मिलकर के बनी होती हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक वस्तु से मिलकर के बने होते हैं। तो आज हम अभी बात करते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, एक तो भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। अगर हम भौतिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो पाते हैं ये ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में पाई जाती हैं। परंतु अगर हम रासायनिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो शुद्ध पदार्थ, मिश्रण पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ में भी तत्व और यौगिक, और मिश्रण में समांगी और विषमांगी। अगर हम तत्व की बात करते हैं तो तत्वों में धातु, अधातु, उपधातु, और वैसे यौगिक में कार्बन और अकार्बन। इनके बारे में हम अगले वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं पदार्थ की मूल अवस्थाएं कितनी हैं। तो बच्चों, पदार्थ की मूल अवस्थाएं सिर्फ 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसे इसमें हमने कुछ आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है कि ठोस के अगर मॉलिक्यूलर चैम्बर में देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि इनके जो अणु हैं वो बहुत नज़दीक हैं, है ना। इनके अणु कैसे हैं? नज़दीक हैं। और हम देख सकते हैं कि द्रव में अणुओं की जो संख्या है वो एक मॉलिक्यूलर चैम्बर में अगर रखते हैं तो वो कम है, और अगर गैस में देखते हैं तो वो ज़्यादा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों में कण यानी कि अणु बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें साथ बांधे रखता है। चलिए अगली स्लाइड में और समझने की कोशिश करते हैं। अवस्थाओं के गुणधर्म जैसे हैं, कौन कौन से होते हैं कि ठोस अवस्था के गुणधर्म ऐसे होते हैं, वो निश्चित द्रव्यमान होता है, आयतन एवं आकार के होते हैं, वे असंपीड्य और कठोर होते हैं, अंतरा आणविक दूरियां यानी कि 2 अणुओं की जो बीच की दूरी है वो बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है, और उनके कणों यानी कि परमाणुओं, अणुओं या आयनों की स्थितियां निश्चित होती हैं। ये केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ठोस अवस्था होता है उसके ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, है ना। अगर अब हम द्रव की बात करें तो द्रव में पाते हैं
कि इनका आयतन तो निश्चित होता है, यानी कि जैसे आपने 1 लीटर दूध या 1 लीटर पानी लिया तो वो 1 लीटर ही होता है, पर इनका आकार परिवर्तित होता है, परिवर्तित रहता है। यानी कि अगर उसको बड़े भगोने में रख दिया तो उसका आकार ले लेंगे, ग्लास में रख दिया तो उसका आकार ले लेंगे, थाली में डाल दिया तो उसका आकार लेते हैं। यानी द्रवों को जिन आकार में डालते हैं वो उसी का आकार ले लेते हैं। इनके कण की दूरी जो है ठोस की अपेक्षा थोड़ी सी दूर होती है। मतलब दो कणों की जो दूरी है उस पर आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे होंगे, और इधर आपने इस पे भी देखा था, ठोस में देखिए नज़दीक नज़दीक है, लेकिन अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में अणुओं की बीच की जो दूरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अंतरा आणविक दूरियां ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती, जैसे मैंने आपको बताया। फिर हम आते हैं गैसीय अवस्था की बात करते हैं। तो गैसीय अवस्था में आप देख रहे होंगे, सामने ही दिख रहा है कि जो मॉलिक्यूलर हमारा चैम्बर था उसमें बहुत ही कम अणु आपको दिख रहे हैं। यानी कि गैस अवस्था के गुणधर्म क्या हो सकते हैं, इनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। गैस को जिन आकार में डालते हैं वो उसी के पात्र की पूरी तरह से फैल जाते हैं, यानी उसी का आकार ले लेते हैं। जिनके अगर इनके ठोस कण की बात करें तो जो हमारे ठोस और द्रव होते हैं उनकी अपेक्षा इनके कण दूर दूर होते हैं। अंतरा आणविक दूरियां ठोस एवं द्रव की अपेक्षा ज़्यादा होती हैं, है ना। जैसे बैलून है, बैलून में जितनी हवा डालते जाओगे जितना बड़ा बैलून होगा उसका आकार वो ले लेगी। अब जल की अवस्थाओं में अगर परिवर्तन की बात करें तो जल की अवस्थाओं में परिवर्तन क्या है, जैसे बर्फ से पानी बनना और पानी से गैस बनना। अर्थात जब ठोस अवस्था को ऊष्मा देने पर यानी गर्म करने पर, हीट करने पर वो क्या हो जाता है, बर्फ द्रव में बदल जाता है, और उसी को थोड़ा सा और गर्म कर दिया तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसको कहते हैं जल की अवस्था परिवर्तन। यानी कि जल 3 रूपों में रह सकता है, ठोस में, द्रव में और गैस में। अब बच्चों एक चीज़ और देखेंगे, एक चीज़ होती ऊर्ध्वपतन, है ना। ऊर्ध्वपतन क्या होता है, इस प्रक्रिया में ठोस अवस्था को बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे इसके पहले हमने देखा कि जो जल है वो 3 अवस्थाओं में रहता है, ठोस और गैस अवस्था में आने के पहले उसको द्रव अवस्था में आना रहता है। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होता है, सीधे सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। यानी कि जैसे नौसादर होता है ना, सबके घर में कपूर होता है, कपूर को आप किसी भी चीज़ में रख दीजिए और नीचे से उसको हीट दीजिए तो वो जो कपूर किस स्थिति में रहता है, ठोस। लेकिन वो पानी में नहीं बदलता है, वो कैसे बदल जाता है, सीधे सीधे द्रव में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब विभेद की बात आती है कि हम पदार्थों को और किन किन आधारों पे हम लोग अलग कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो जल में घुलनशीलता के आधार पर, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ घुलनशील नहीं होते हैं। इसके लिए एक अच्छा सा आप प्रयोग कर सकते हो घर में भी, कि कांच के अलग अलग आप लीजिए बर्तन और उसमें नमक, रेत, शक्कर, चाक, पाउडर, लकड़ी के बुरादे को थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए। तो क्या देखते हैं, प्रत्येक ग्लास को में आधा आधा पानी भर दीजिए, कुछ समय तक ग्लास को ऐसे ही रख दीजिए, फिर उसके बाद में उसको आप धीरे से हिलाइए। तो जब आप हिलाते हैं तो क्या होता है कि नमक, शक्कर और चाक पाउडर पानी में घुल जाता है, परंतु आप देखते हैं लकड़ी का बुरादा, रेत, ये नहीं घुल पाता है। तो पदार्थ की विलेय और अविलेय के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी कि जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील पदार्थ। ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है कि जल के सापेक्ष भार के आधार पर जल में कुछ पदार्थ तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं।
इनके आधार पर भी पदार्थों का वर्गीकरण या वस्तु का वर्गीकरण किया जा सकता है। वो कैसे होता है आप देख रहे हैं, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, सरसों का तेल अगर पानी में डालो तो ऊपर तैरता रहता है क्योंकि ये जल से हल्का होता है। मोम, इसको भी डालेंगे आप तो वो भी तैरता रहता है क्योंकि जल से हल्का होता है। लोहे की कील, ये कैसी होती है जल से, बताइए? हाँ, कैसी होती है? वजन होती है, तो ये क्या हो जाएगी? ये डूब जाएगी। ठीक है। कांच की गोली, ये जल से भारी होती है तो ये भी क्या हो जाएगी? डूब जाती है। और लकड़ी का गुटका कैसा होता है? हल्का होता है कि भारी? हल्का होता है, इसीलिए ये तैरता रहता है। देखते नहीं हो, जैसे कहीं पानी बहता चला जा रहा है तो उसमें लकड़ी है तो वो भी बहती चली जाती है, अर्थात क्या हुआ कि ये जल से हल्का होता है। अब हम इसकी बात पारदर्शिता के आधार पर भी कर सकते हैं कि पारदर्शिता के आधार पर लकड़ी, कांच, तेल लगे कागज, पॉलीथीन आदि के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों को एकत्र करके इनमें से एक एक करके सूर्य के प्रकाश की सीध में रखें और अवलोकन करें, देखें कि क्या प्रकाश सभी वस्तुओं के आर पार निकल जाता है। पारदर्शिता का मतलब एक पार से दूसरी पार तक जाना। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है वो कैसे होते हैं? पारदर्शी कहलाते हैं। पदार्थ के उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शिता कहते हैं। जैसे कांच, जल, है ना, जल में भी अगर स्वच्छ जल है तो जल में इधर से उधर देखा जा सकता है। और वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उनको हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे लकड़ी, कागज आदि, है ना। जैसे दरवाजा बंद है तो क्या दरवाजे के आर पार दिखता है? नहीं दिखता है। और वे पदार्थ द्वारा जिनको धुंधला या आंशिक रूप में देखा जा सकता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी। यानी पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। तो जैसे पारभासी में क्या आएगा? तेल लगा कागज, अगर किसी कागज में तेल हल्का सा लग जाए तो उस तेल लगे स्थान से अगर हम देखें तो उस तरफ हल्का हल्का सा दिखता है। ठीक है। इसके बाद में चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ के कारण हम पदार्थ को वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे देखते हैं आप कि चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है यानी चिपका लेता है ना, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ। तो इस तरह से आपने देखा कि पदार्थों की विशेषताओं के आधार पर हम पदार्थों को कई भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई, कि आखिर पदार्थ की मौलिक इकाई क्या होती है। मौलिक इकाई का मतलब इकाई का आशय क्या होता है। जैसे जिन चीज़ों से मिलकर, है ना, जिन चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनी होती है तो उस छोटी से छोटी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। ठीक है। जैसे आप सभी लोगों का घर बना हुआ है ना, तो घर में क्या है? आपका कमरा बना होगा, बरामदा बना होगा। तो कमरा एक, बरामदा एक है, परंतु वो कमरा बना कैसे? उसमें ईंटें लगी हुई हैं, है ना, एक एक करके ईंटें लगाई गई हैं। तो उस कमरे का जो कमरा है उसकी इकाई क्या है? एक ईंट है ना। इसी तरह से हम देखेंगे कि जब एक अणु दूसरे अणु से मिलता है, कई अणु आपस में मिल जाते हैं तो पदार्थ बन जाते हैं। और कई सारे पदार्थ जब मिल जाते हैं तो किसी न किसी वस्तु का निर्माण होता है। जैसे सबसे पहले आपने स्लाइड में देखा था कि ढेर सारे पदार्थ थे, है ना। टेबल फैन था, एरोप्लेन था, खुरपी थी, हथौड़ी थी। ये सारी चीज़ें क्या हैं? जब कई प्रकार के पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? वस्तु। अब अणु और परमाणु पे हम थोड़ा सा आपको और चर्चा कर ले, बता दें। अणु क्या है? अणु पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम छोटे से छोटा, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। यानी कि जिन अणुओं से मिलकर वो पदार्थ बना होता है उसके जो गुण होते हैं वही गुण किसके होते हैं? अणुओं के होते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। और किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है।
अब हम परमाणु की बात करते हैं कि किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ओके। अब अणु तथा परमाणु को हम नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। इसके लिए क्योंकि परमाणु आपस में संयुक्त होकर आपस में अणु का निर्माण करते हैं और समान परमाणुओं के संयोग से क्या बनते हैं? अणु। यानी कि दो परमाणु या कई परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु। और कई अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? पदार्थ। और पदार्थ मिलकर के क्या बनाते हैं? किसी प्रकार की वस्तु। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक बनते हैं। जैसे जल, यानी जल में क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जिसको हम लोग H2O लिखते हैं। अतः परमाणु किसी भी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। तो अभी कुछ और भी जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एक स्लाइड है। और परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटॉक्स कहते हैं। यूनानी भाषा में परमाणु को क्या कहते हैं? एटॉक्स, जिसका अर्थ है अविभाज्य। यानी परमाणु को फिर से तोड़ा नहीं जा सकता है, दो भागों में बांटा नहीं जा सकता है, अर्थात अविभाज्य है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है। कोई भी तत्व अविभाज्य कणों से बनता है, यानी अविभाज्य क्या है? परमाणु, इनसे बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इनकी खोज के बाद परमाणु को विभाज्य माने जाना लगा है। वैसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु को मूलभूत कण भी कहते हैं, यानी कि जितने भी कण होते हैं इनसे मिलकर के बने होते हैं। यानी कि अब हम ये भी साथ साथ समझ ले सकते हैं कि जो ये तीन हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या हैं? तो प्रोटॉन पे हमारा धनावेश होता है, जिसको संकेत क्या होता है? जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जिसमें ऋणावेश होता है, जिसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। और न्यूट्रॉन क्या होता है? ये उदासीन होता है, ना तो इसमें धनावेश होता है ना तो इसमें ऋणावेश होता है, और हम लोग इसको E से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आज हमने आपको इस दूसरा जो हमारा यूनिट है, पदार्थ एवं पदार्थों के समूह, इस पर हम लोगों ने आपसे थोड़ी सी चर्चा की। और आगे नेक्स्ट वीडियो में जो अगला टॉपिक होगा उसको लेकर के आपके साथ हम आएंगे। तब तक आप घर पे पढ़िए। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो 2 से 3 बार देखिए। विद्यालय समय से जाइए, ठीक है, और विद्यालय में मन लगाइए पढ़ने में। धन्यवाद।